नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एक तरफ मोदी और मोदी का सिस्टम और उस सिस्टम में छोटे छोटे निकले हुए दांत, ये दांत जो संविधान को चबा रहे हैं, उन दांतों में सबसे जो नुकीला खूंखार दांत है वो चुनाव आयोग है। हालांकि उस दांत की रक्षा के लिए अगल बगल भी कई दांत हैं। इन दांतों को आजकल लोग अदालत बोल रहे हैं और सच बोलने पर बताते हैं अवमानना हो गई। अगर अवमानना है तो फिर है अवमानना, ठीक है, अवमानने से ही किसी भी पिछले आप उठा लीजिए 5-6 साल का रिकॉर्ड, आप किसी भी असंवैधानिक मनमानी कुकृत्य चुनाव आयोग के या सरकार के किसी को भी रोकते हुए आप पा जाए इन अदालतों को, तो आप कहिए, जरा बताइए, सब खोज के लाइए जहां रोका गया। जो घनघोर बेईमानी करते कैमरे में कैद हुआ मसीह, उसका तो बाल ने रोमा नहीं उखाड़ पाए, रोम रोम एक। और बताते हैं कि अदालत है, इसके बारे में नहीं कोई टिप्पणी करने चाहिए। खैर छोड़िए, अदालत पर हम बाद में आ जाएंगे। ये वही मैं कहा, ये दांत हैं सब, मोदी के सिस्टम के दांत। आज राष्ट्रपति भवन पर 62 विधायक चढ़ाई कर रहे थे, कूच कर रहे थे। राष्ट्रपति भवन कुछ नहीं करना था, राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के सामने जाना था इनको मार्च करते। और बहुत ऐसे प्रसंग हैं राष्ट्रपति भवन तक मार्च के, आपको दर्जनों प्रसंग मिलेंगे भारतीय लोकतंत्र में। ये कोई ऐसा नहीं है कि पहली बार असंवैधानिक अलोकतांत्रिक काम करने जा रही थी कांग्रेस। 62 विधायक मध्य प्रदेश से आए थे, बस में बैठ करके ये पहुंचे और उसके बाद इनकी तैयारी थी कि अब मार्च किया जाएगा राष्ट्रपति को। जैसे ही चले, पूरा किले में तब्दील कर दिया गया सड़कों। बस सड़कों पर नस्तर नहीं थे, बाकी सब कुछ था। पुलिस ने रोक लिया, फिर वहां पर झड़प, तू मैं, बहस बवाल सब कुछ हुआ और राहुल के कई विधायकों को शाह की पुलिस ने अपनी कैद में ले लिया। इस पूरे मार्च से पहले कांग्रेस के मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं ने मीडिया के सामने कुछ खुलासे किए और उसमें सबसे बड़ा खुलासा जीतू पटवारी ने किया कि रिटर्निंग ऑफिसर, इसकी तो पृष्ठभूमि ही संघी है। आप वाइस चांसलर संघी लगाने से लेकर के अब रिटर्निंग ऑफिसर तक संघी लगाने लगे हैं। आप गली गली में कुर्सी कुर्सी पर मसीह बैठाने लगे हैं। लाइए भाऊ को लाइए, फिर हम खबर दिखाएं, विजुअल्स दिखाएं। स्वागत है भाऊ, लाओ भैया हेडलाइन लाओ। दिल्ली में सियासी घमासान, राष्ट्रपति भवन जा रहे कांग्रेस नेता उमंग सिंगार सहित कई विधायक हिरासत में। आगे चलिए, अगली हेडलाइन लाइए। राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और तमाम कांग्रेस विधायकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, दैनिक भास्कर। अब आगे चलिए, अगला विजुअल पर आइए। बस में बैठ करके ये सारे विधायक देखिए कांग्रेस के हैं, ऑडियो भी खोल दीजिएगा, थोड़ा बहुत ऑडियो है तो। और ये सारे विधायक मार्च के लिए पहुंचे। अब इसके बाद, इस विजुअल के बाद हम सीधा उसी विजुअल पर आएंगे जो बवाल हंगामा हुआ है, और उसमें अलग अलग है बैरिकेडिंग से कैसे पुलिस खींच रही है, क्या क्या हो रहा है, सब एक एक करके दिखाएंगे। आ जाइए। अब जो आज दिल्ली में जो तस्वीर हुई है, पेश की है फिर से एक बार मोदी सरकार ने। बैरिकेडिंग की भी है, बैरिकेडिंग से अगर कोई भागा तो तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा, हिरासत में लिया जाएगा और बस चलेगी खड़ी। सर ये आप चलो चलो भाई चलो।
सर ये आप देख रहे हैं किस प्रकार से भाजपा ने घोषित रूप से तानाशाही देश में कर दी है। मीनाक्षी जी का अधिकार था कि उनकी सुनवाई होनी चाहिए थी। उनमें कोई दोष नहीं है, जो उनका फॉर्म है वो स्वीकार किया जाना चाहिए है। हम चुनाव आयोग के पास गए, वहां न्याय नहीं मिला, सर्वोच्च न्यायालय ने हमको समय नहीं दिया, लेकिन हम संघर्ष करते रहेंगे। जब तक मीनाक्षी जी को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा सड़कों पर संघर्ष जारी रहेगा। मैं कह रहा हूँ ये तरीका छोड़ोगे तो आएंगे भाई, माइक तो कैमरा फंस गया मेरा। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो, साइड से निकलो। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम मेरे लड़के गोरों से, मेरे लड़के गोरों से, मेरे लड़के गोरों से हम लड़ेंगे। चलिए, रक्षा तो कोई नहीं कर पाएगा। कौन रक्षा करेगा? अभी वो बोला ना दिग्विजय सिंह के बेटे ने, दिग्विजय सिंह के बेटे ने कहा तो बागड़ी खेत को खा रही है तो कौन रक्षा कर पाएगा? दिग्विजय सिंह के बेटे ने कहा कि चुनाव आयोग ने सुना नहीं, बेईमानी की, सुप्रीम कोर्ट ने टाइम नहीं दिया, लेकिन हमारी लड़ाई मीनाक्षी नटराजन को इंसाफ दिलाने तक जारी रहेगी। अब इंसाफ कहां से दिलाओगे, किससे दिलाओगे? हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, किससे दिलाओगे? सुप्रीम कोर्ट आपको सुनेगा नहीं, वो इंटरवीन नहीं करेगा, इंटरफेयर नहीं करेगा। वो चुनाव आयोग जो मन करे कर ले, रिटर्निंग ऑफिसर जो मन करे कर ले, जो मन करे कर डाले, वह कस्टोडियन, और ये कुछ करेंगे नहीं चुनाव आयोग में बैठे लोग। जब आप राज्यसभा में ये होगा कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे, क्या आपने जो नाम लिखा उस स्पेलिंग में मीनाक्षी में हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है स्पेलिंग, इसलिए फॉर्म रिजेक्ट होगा। अगली बार किसी भी बात पे फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते किसी भी बात पे। रिटर्निंग ऑफिसर या चुनाव आयोग बाप हो गया है, भगवान हो गया है। नथानी के फॉर्म में 3 गलतियां निकली, उसको माफ कर दिया गया है। इसके खिलाफ कोई केस नहीं तो भी इसका फॉर्म रिजेक्ट। फडणवीस के खिलाफ 2014 में 2 क्रिमिनल केसेस उन्होंने नहीं मेंशन किए, फिर भी वो चुनाव लड़े, जीते, उनका फॉर्म पास। और कोर्ट में उन्होंने कह दिया कि हमारे वकील ने गलती की, मैंने नहीं की। वो ठीक है, वकील की गलती माफ कर, छोड़ दीजिए। अब न्यायपालिका ने आज जो कहा है, मतलब छोड़ दीजिए, अब क्या उस पर अलग से बात करनी पड़ेगी। आज भयावह है उस पे अलग से। अभी तो इसी पे खाली बात करते हैं, इस प्रोटेस्ट में। देखिए, राष्ट्रपति के पास, मैंने पूरे विपक्ष के दौरान, जब बीजेपी विपक्ष में थी, आए दिन हर चीज के लिए सांसद राष्ट्रपति को मिलने जाते थे, विधायक राष्ट्रपति को मिलने जाते थे, कंप्लेंट करते थे। राष्ट्रपति सबको सुनती है, वो देश की राष्ट्रपति है, भाजपा की राष्ट्रपति नहीं है। द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति है, हमारी राष्ट्रपति है। सिर्फ भाजपा के नेताओं से मिलेगी और कोई दूसरे विपक्ष के नेता यदि मिलने चले जाए तो नहीं मिलेगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। और ये तो मेमोरेंडम देने गए थे, ये तो अपनी बात कहने गए थे।
विधायक राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता, सांसद राष्ट्रपति से नहीं मिल सकता, तो फिर राष्ट्रपति किससे मिल सकता है? हमारे राष्ट्रपति चुने हुए हैं, संविधान ने उनको एक जगह दी है, उनका एक दायित्व दिया है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह थोड़ी है कि वो जिसको चाहे उसको मिलेंगे, नहीं तो बाकी कोई नहीं मिल सकता उसको। वो एक भारत की राष्ट्रपति, भारत की चुनी हुई राष्ट्रपति है। और निर्वाचित जनप्रतिनिधि मिलने जा रहे हैं। निर्वाचन में विधायक भी मत देते हैं, विधायकों के मतों से राष्ट्रपति चुनी जाती है। निर्वाचित कोई आंदोलन होता, वो होता, चलो ठीक है आप भीड़ को रोक रहे हो, निर्वाचित जनप्रतिनिधि मिलने जा रहे थे। ये बात कि इस देश के लोगों को कब समझ में आएगी? निर्वाचित जनप्रतिनिधि, यही विधायक जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होता है, जो बाबू कह रहे थे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में विधायक होते हैं, यही राष्ट्रपति चुनने के लिए मतदान करते हैं। ये जनप्रतिनिधि है। राष्ट्रपति भवन इनके लिए बंद हो जाएगा तो उस राष्ट्रपति भवन के आगे लिख दो ना कि मोदी की निजी प्रॉपर्टी है, मोदी की व्यक्तिगत प्रॉपर्टी है, बीजेपी की प्रॉपर्टी है राष्ट्रपति भवन, लिख दो, फिर बंद करो सब, कोई नहीं जाएगा। लिख दो कि जब प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो सुप्रीम कोर्ट में भी जाने गुंजाइश नहीं। सुप्रीम कोर्ट हम प्राइवेट प्रॉपर्टी कहा था, हमने तो राष्ट्रपति, हम चुनाव आयोग में गुहार लगाएंगे, चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, हम तो राष्ट्रपति जी को भी बताएंगे कि क्या गलत हो रहा है देश में। तो क्या चुने हुए प्रतिनिधि विधायक भी नहीं राष्ट्रपति से मिल सकते? ये अभी शुरुआत है, मैं बार बार कहता हूं। 2029 के बाद देखिए क्या होता है। नॉर्थ कोरिया जैसा मॉडल हो जाएगा भारत का। उससे पहले ना हो जाए, जरा मैं आपको कुछ बाइटें सुनवा दूं भाऊ, बाइटें, क्योंकि कुछ उसमें सबसे महत्वपूर्ण एक ही है जो रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में है, लेकिन एक एक करके सब सुनवाना है। पहले मीनाक्षी को सुन लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से पहले की बाइट है, तो ये ध्यान में रखते हुए सुनिएगा, फिर बाकी अगले कार्यक्रम में तो चर्चा होगी। चलाओ भाई। क्योंकि मामला सब जुडिस है, न्यायालय के अधीन है और आज भी माननीय उच्चतम न्यायालय में इसको सुना जा रहा है, तो मैं बहुत विस्तार में और सारे कानूनी पहलुओं पर आज बात नहीं करूंगी, क्योंकि वो आज उस पर चर्चा करना उचित नहीं है। मगर एक चीज ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है और अब क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की साइट पे उपलब्ध है, तो वो वैसे भी आप सबके सामने है, उसकी बात जरूर मैं रखूंगी। और मेरे एक साथी को मैं अनुरोध करूंगी कि वो स्लाइड के रूप में यहां पर उसको चलाएं। जो सारे मामले की जड़ है वो फॉर्म चल गया है, फॉर्म 26 है। ये कहा गया कि मेरे द्वारा फॉर्म 26 में बात को दर्ज नहीं किया गया और तथ्य को छुपाया गया। अब उसके जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। राजनीतिक दल का ब्यौरा देना है, मतदाता सूची में जो उम्मीदवार का क्रमांक है वो ब्यौरा देना है, उम्मीदवार का फोन नंबर और जो भी उसकी आइडेंटिटी है, ईमेल अकाउंट है, वो उसकी जानकारी देनी है, पैन और आयकर के रिटर्न के बारे में विवरण देना है, संपत्ति और अन्य चीजों के बारे में विवरण देना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिस पर यह सारी बात शुरू हुई वो ये है कि अगर कोई लंबित आपराधिक मामला है तो उसकी जानकारी देनी है, और अगर कोई दंडनीय अपराध में दोषी ठहराए गए हैं तो उसकी जानकारी देनी है। जाहिर है कि इन सब चीजों पर मैंने लिखा कि ये मुझ पर लागू नहीं है, क्योंकि मुझ पर एक लीगल नोटिस है। वो लीगल नोटिस की पूरी कानूनी जानकारी मैंने मेरे ईसीआई को जो मेमोरेंडम दिया उसमें रखा। आज सुप्रीम कोर्ट में भी वो बात रखेंगे। मात्र एक लीगल नोटिस है जिसका अब तक अदालत ने संज्ञान तक नहीं लिया, कॉग्निसेंस तक नहीं लिया, वो मैटर है। तो अब इसको दर्ज करने के लिए कॉलम कहां था, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। फॉर्म 26 में ऐसा कोई कॉलम नहीं है जिसमें लिखा जाए कि रैंडम कोई प्राइवेट कंप्लेंट के भी बारे में सूचना दीजिए। अगर वो ऐसा कोई कॉलम होता तो हम ये सूचना जरूर देते। इतना ही मैं अपनी ओर से कहूंगी, क्योंकि ये दोनों ही मामले, लीगल नोटिस और आज जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, वो ये सब मामले वहां आज सुने जाएंगे। तो इस पर इसके अलावा और कुछ बोलना
मेरे लिए आज वो ठीक नहीं होगा, वो सुप्रीम कोर्ट की जो गरिमा है उसके भी साथ ठीक नहीं होगा। मगर ये डॉक्यूमेंट क्योंकि पब्लिक डोमेन में है, मेरा एफिडेविट पब्लिक डोमेन में आप सबके पास ऑलरेडी होगा, इसलिए मैंने अपनी ओर से ये बात आपके समक्ष रखी ताकि ये किसी प्रकार की डिस्क्रिपेंसी ना हो कि फॉर्म में कोई कमी रह गई थी या कोई जानकारी छुपाई गई थी। कोई भी जानकारी छुपाई नहीं गई जो कि मांगी गई। जो भी जानकारियां मांगी गई वो सारी जानकारियां फॉर्म 26 के तहत दी गई। मैं इतना ही अपनी ओर से कहूंगी। अगली बाइट लाइए, अगली बाइट। उस यूनिवर्सिटी ने 2026 की डेमोक्रेसी को एक रिपोर्ट प्रकाशित करी कि किस प्रकार से कई देश इलेक्ट्रल ऑटोक्रेसी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब सीधा है, ऐसा चुनावी सत्तावाद जो नाम के लिए सिर्फ एक विपक्ष रहे, नाम के लिए सिर्फ मीडिया रहे, सेंसरशिप वाला मीडिया रहे। जिस प्रकार से चाइना के अंदर अगर मीडिया को कोई खबर चलानी है तो सरकार के अनुसार चलती। कार्यपालिका केंद्रीकरण, विधायिका की सरकार पर कमजोर निगरानी, आम व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को रोकना, पत्रकारों का उत्पीड़न, और अब तो आप देश में देख रहे हैं कि जिस प्रकार कुणाल कामरा पे हुआ, एक हास्य कलाकार, एक कॉमेडियन पर किस प्रकार से घटना घटी। तो देश की एक पूरी देश की सिविल सोसाइटी हो, चाहे किस बुद्धिजीवी वर्ग हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, चाहे प्रोफेसर हो, जो भी बुद्धिजीवी वर्ग हो, इस देश के लिए अब समय आ गया चिंतन और मनन का। क्या हम इस देश को उस तरफ ले जाना चाहते हैं जहां हम अपनी भावना नहीं रख सकते, अपनी अभिव्यक्ति नहीं रख सकते? साथियों, ये शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई। मध्य प्रदेश के राज्यसभा मीनाक्षी जी का जो फॉर्म निरस्त किया गया, हम लोग वहीं थे, मैं प्रस्तावक था। जिस प्रकार से रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका थी, उस रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा किसी को, जब उससे पूछा आपने ये गलती क्यों करी, तो उस रिटर्निंग ऑफिसर का उस हमारे साथी विधायक को जवाब था कि मुझे नौकरी करना है। नौकरी करने के लिए, नौकरी करना है तो नौकरी करने के लिए भाजपा को जिताना है। अब जीतू पटवारी सुनवाइए, सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा इसी में है। आदरणीय साथियों, रिटर्निंग ऑफिसर का रवैया क्या था? आदरणीय उमंग जी ने, नेता प्रतिपक्ष जी ने आपको बताया, जब स्कूटनी चल रही थी तब वो अपना धर्म निभा रहे थे जिस परिवार से वो आते हैं। इनकी पृष्ठभूमि संघ की पृष्ठभूमि है रिटर्निंग ऑफिसर की। और इससे पहले राजेंद्र भारती जी के एक विधायक की जब सदस्यता ली थी तब भी इनकी पूरी भूमिका संदिग्ध थी। कल जब नया तीनों निर्विरोध निर्वाचित राज्यसभा के सांसद किए, 9 बजे से 8:30 बजे वो ऑफिस पहुंचकर अपने काम पे लग गए थे। यानी जो रिटर्निंग ऑफिसर है उसने जितना बड़ा क्राइम किया, ये देश के इतिहास के लोकतांत्रिक व्यवस्था में काला धब्बा है। उमंग जी ने इस भावना को आप सबके सामने व्यक्त किया। दूसरा, हमने उसी रात को सारे विधायक केंद्रीय निर्वाचन का भोपाल कार्यालय पे हमारी आपत्ति दर्ज कराने गए। 6 घंटे तक हम सोते रहे, वहीं पे वीडियो विजुअल आए। सुबह उन्होंने कहा कि आप सुबह हम आपसे 11 बजे मिलेंगे। इसी समय वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में यहाँ प्रतिनिधिमंडल गया, मीनाक्षी जी भी उसमें थी। वहां भी जो आवेदन, जो हमने तथ्य रखे, उस पर कोई किसी प्रकार का वापस रिपीट हमें कोई संज्ञान नहीं लिया गया, न हमें कोई निर्देश दिया गया, न कोई
किसी प्रकार की कार्रवाई की या तो रिजेक्ट करते या सिलेक्ट करते या उसको एक्सेप्ट करते, दोनों नहीं किया गया। ये पूरा रवैया क्या है? ये पूरा रवैया है कि लोकतंत्र को मोदी ने मार दिया, प्रजातंत्र को मोदी ने मार दिया एक तरह से। आदरणीय हरीश चौधरी जी हमारे बीच में है, वो पूरा घटनाक्रम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। मैं आदरणीय हरीश चौधरी जी। बताइए भाऊ, रिटर्निंग ऑफिसर संघी बैकग्राउंड का आदमी पहले भी उसके फैसले या योग्यता के मामले में संदिग्ध रहे हैं और उस आदमी को पूरी प्रोटेक्शन, बिल्कुल उसका प्रमोशन हो जाएगा, देख लीजिए, कैच कीजिए। और वो बहुत ऑब्वियस होता है। आपने नहीं देखा राहुल गांधी को जिसने 2 साल की सजा दी थी, दूसरे दिन उसका प्रमोशन हो गया था, दूसरे ही दिन, इंतजार भी नहीं किया, इस हाथ दे उस हाथ ले। ये तो है ही। अब यही लोग देश चलाएंगे, यही लोग सत्ता में होंगे और यही लोग संविधान की धज्जियां उड़ाएंगे, क्योंकि इनको संविधान पहले दिन से नहीं चाहिए था। ये संविधान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, ये मनुस्मृति मान रहे थे सारे संघी। जब बाबा साहेब आंबेडकर ने मनुस्मृति जलाई और संविधान लागू हुआ, तब से ये लोग प्रयासरत है कि इस संविधान को हटाया कैसा जाए। आपने उनको इतना मेजोरिटी नहीं दी, आपने उनको बैसाखियों पे लाया। बैसाखियों पे लाने के बाद उनको पता है संविधान का कस्टोडियन सर्वोच्च न्यायालय है, वहां कब्जा, दूसरा स्वायत्त संस्था चुनाव आयोग, उस पर कब्जा। और जब चुनाव आयोग पे कब्जा हो गया तो अपने हिसाब से आप चुनाव करवाते जाइए, आप चुनाव जीतते जाइए, चुनाव करवाते जाइए, चुनाव जीतते जाइए। कोई लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं। दिस इज नॉट द पीपल, द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इट इज गवर्नमेंट ऑफ संघी, फॉर अडानी अंबानी, बाय इलेक्शन कमीशन। इसमें जनता कहीं नहीं। इसलिए खुला नंगापन चल रहा है। उनको मालूम है ये जस्टिफाई होगा, हर जगह जस्टिफाई होगा। 27 लाख वोटर वोट नहीं दे पाए, वो जस्टिफाई हो गया। अब इसके बाद बचता क्या है? कुछ बचता है चुनाव प्रक्रिया में? जनता को वोट ही नहीं देने दोगे आप। 1 2 नहीं, 27 लाख। क्या होता है फिर बचता क्या है? ये 27 लाख वो है जिनका ट्रांसफर नहीं हुआ, जो मरे नहीं है, वो लोग हैं। बंगाल में नहीं तो होने दिया 27 लाख को। कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ रोज जैसा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या वो क्रूर औरंगजेब ने की थी, वैसी हत्या संविधान की रोज होते हुए हमें सिर्फ देखना है। आज हाथ काट दिया, कल पैर काट दिया, फिर जबान छाट दी, फिर उसके आंखें निकाल दी, फिर कान छाट दिए। यही देखना है हमें। अब बस इंतजार है पूर्ण रूप से संविधान कब मरता है, बस इसका इंतजार है। चलिए, इंतजार ये जो विलाप है, ये जो विलाप है वो विलाप है। जब आपका कान छाट गया तो वो दर्द है, उसका विलाप है। फिर दूसरा कान छाटा जाएगा, उसका विलाप है। फिर जबान छाटी जाएगी, फिर उसका विलाप होगा। सुनते जाइए। ये तो विलाप और इंतजार यही दोनों है, क्योंकि जब प्रलय आ चुकी है, बिल्कुल प्रलय तो अब आ चुका है, लोकतांत्रिक प्रलय है, लोकतांत्रिक आपदा नहीं है, ये प्रलय है, लोकतंत्र का प्रलय है। अब इसमें नाश तो हो चुका है। अब इंतजार है कि जब पूरा सर्वनाश हो जाए, इस देश में कुछ न बचे, कुछ भी नहीं बचे, और नहीं बचेगा, ये तय मानिए। ऑफिशियली मनुस्मृति लागू होने का बस इंतजार। अरे कुछ नहीं बचेगा। मनुस्मृति भी लागू होगा तो मनुस्मृति भी, जो लोग मनुस्मृति में एंजॉय करने सोच रहे हैं ना, वह भी नहीं रहेंगे एंजॉय करने के लिए। ये सब तबाह हो जाएगा। मनुस्मृति में भी एक नई, उसकी व्याख्या भी नरेंद्र मोदी ही करेंगे,
मनुस्मृति की भी व्याख्या नहीं थी। मैंने क्या कहा, मनुस्मृति उनके व्याख्या के अनुसार। हाँ, जो भाजपाई होंगे वही आराध्य होंगे, वही जो है उन्हीं की सेवा करनी होगी, उन्हीं के शरण में रहना होगा। जो भी इनके कंपनी में कंपनी के हिस्सा होंगे या इकोसिस्टम के, वही उन्हीं के। होगा। बाकी किसी को किसी की कोई जगह नहीं होगी समाज में, ना मतदान की जगह, ना किसी अधिकार की जगह, ना कुछ पूछने की जगह, ना कुछ बताने की जगह। सिर्फ काम करना होगा नीचे मुंडी करके। नहीं, 12 साल में बहुत गौर से देखा जाए तो अब वो वक्त आ गया है जो मतलब जो चाहते थे मोदी जी, वो वक्त अब आ गया है। बेसिकली इससे पहले 2024 के पहले बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन वो ढक करके, सामने ढकोसला होता था, पाखंड होता था और पीछे से लोकतंत्र पर प्रहार होता था। लेकिन नहीं, अभी 24 इतनी के बाद मेहनत कोई नहीं करता। अरे बाबा, इतनी मेहनत कोई नहीं। मैंने क्या कहा, इतनी मेहनत कोई नहीं करता। कोई लासल नहीं, कुछ भी नहीं। अब वो एक तरफा जो मन करेगा। आशीष जी, जिस दिन तीसरा फॉर्म भरा गया था बीजेपी के तरफ से, उसी दिन मीनाक्षी का नामांकन रद्द हो गया था। उसी दिन किसी भी पॉइंट पे होता। मोहन यादव बोला था, मोहन यादव ने कहा था कि जब तीसरे प्रत्याशी की बात हुई थी तो कहा तीसरा भी जीतेगा। जैसे नायब सिंह सैनी ने कहा था हरियाणा में गिनती से पहले कि हमारी व्यवस्था हो गई है, वैसे ही मोहन यादव ने बोला था कि तीसरा भी जीतेगा। नामांकन रद्द होने के पहले बता दिया था तीसरा भी मोहन जीतेगा। यादव को विश्वास था अपने रिटर्निंग ऑफिसर पे, चुनाव आयोग पे और न्यायपालिका पे, और वो विश्वास खरा उतरा। चलिए इजाजत दीजिए, खबरें और कुछ महत्वपूर्ण हैं। सुप्रीम कोर्ट वाली खबर बहुत जरूरी है, उसको अलग से चर्चा करना, उस पर आते हैं।